मदन मोहन दानिश ने लिखा है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। ये कहानी भी पत्थर से संगमरमर बनने की है और इन सब के बीच 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट। और इस वक्त मेरे साथ रैंक 2 होल्डर जो कि चर्चा का विषय पूरे बिहार के लिए बने हैं, शशांक गौरव हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है खबर अनफिल्टर्ड पर शशांक। बेहद शुक्रिया अभिनंदन जी, आपकी इस मोहम्मद दानिश जी की शेर के साथ इस इंट्रो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने चूंकि शुरुआत मुझे की पत्थर से और संगमरमर बनने की ये कहानी, मुझे लगता है कि बीपीएससी ने जिस तरीके से आंदोलन देखा, जिस तरीके का संघर्ष देखा और रिजल्ट में जी जितना देर हुई, ये कहानी बिल्कुल संघर्ष के बिना अधूरी थी। जी बिल्कुल, एक बहुत ही लंबा दौर गुजरता है, समय कहना नाइंसाफ़ी होगी। एक बहुत ही लंबा जी। दौर गुजरता है एक प्रीलिम्स और मेंस और फिर इंटरव्यू के बीच में। 13 दिसंबर हम्म। को शुरू हुई है यात्रा, 20 जून को आके खत्म होती है, तो जी। शायद इस पत्थर को तराशने में और संगमरमर बनाने में काफ़ी वक़्त तो हम्म। लगा। बिल्कुल, तो आपकी कहानी तो हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन फिर बीपीएससी की तरफ आप किस तरीके से बढ़े आगे। लेकिन पहला रिएक्शन जो आया रिजल्ट के बाद, आप घर पे थे या आप, आई थिंक मुझे लगता है पटना में थे आप जब रिजल्ट आई तो? नहीं, नहीं, मैं दिल्ली में था रिज़ल्ट आते वक़्त। ओके। और वहाँ पे मैं अकेले ही था अपने कमरे में और मैंने सारे रिज़ल्ट देखने के बाद थोड़ा सोचा कि क्या ये मैं ही हूँ? जब अनाउंसमेंट हुई ख़ासकर अच्छा। चेयरमैन सर के बगल में सेक्रेटरी सर बैठे थे, तो मैं सोच रहा था यार कि ये मेरा ही नाम है क्या? बहुत देर तक उस चीज़ को महसूस करने में और विश्वास करने में काफ़ी वक़्त हाँ। ज़ाया भी हुआ। ओके। तो विश्वास नहीं हुआ पहली दफा तो कि ये मेरा ही नाम है, क्या मैं रैंक 2 मेरा ही हुआ? जी, आप मेहनत तो करते हैं पर कभी-कभी लगता है कि क्या मैं इतना डिज़र्व करता था? पर हाँ, ओके। जब वो कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम की दया हो तो शायद आप डिज़र्व करते हैं। हम्म। थोड़ी सी आप अपने बारे में बताइए, आपका 10th कहाँ से हुआ, 12th कहाँ से हुआ और फिर ये यात्रा कैसे आगे बीपीएससी तक गई? मैंने क्लास 10th और क्लास 12th छपरा से ही करी है। ओके। छपरा के स्कूल से निजी स्कूलों से करी है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कौन के सा स्कूल लिए रहा दिल्ली 10th का? विश्वविद्यालय 10th मैंने सारन सेंट्रल नामक स्कूल से की थी, जिसका जो ओके। फॉर्म है वो सेंट जेवियर्स बनारस से भराया जाता है क्योंकि वो एफिलिएटेड नहीं जी। थी। और 12th ओके। मैंने जेडी पब्लिक ये बिहार पब्लिक स्कूल सिवान से करी है, जो कि वो भी एक ऐसी स्कूल थी जिसकी एफिलिएशन नहीं थी। तो ओके। वो उसका एक ब्रांच है या एफिलिएटेड शाखा है, जिसको एबीसी ट्यूटोरियल कहते हैं हम छपरा जी। में। वहाँ से मैंने 12th जी। अपनी करी है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का रुख किया। जैसे हर किसी की हम्म। एक महत्वाकांक्षा होती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का स्नातक हो वो इंसान। तो जी। वहीं से मैंने बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में जो कि बॉटनी और जूलॉजी वाली जूलॉजी होती है, उसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। जी। तो मतलब मुझे लगता है कि 12th के बाद बैचलर आपने कहाँ से बताया? बैचलर्स मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से करी है, ओके। रामजस तो उस कॉलेज। टाइम ये प्लान था, प्रिपरेशन मतलब दिमाग में था कि यार जाना है सिविल सर्विस की तरफ, या बाद में ये चीजें आई दिमाग में? देखिए, ग्रेजुएशन के दौरान रामजस कॉलेज में होने की वजह से आपकी एक्सपोज़र काफ़ी बेहतर हो जाती है और आप जी। बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर पा रहे होते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपके आस-पास हो रही हैं और कैसे देश में चीज़ें बदल रही हैं और बहुत ही क्योंकि आप केंद्र में होते हैं, दिल्ली जैसे एक शहर में होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सपने उड़ान भरने वाले होते हैं, तो आप सपनों के बहुत सारे लोगों के सपनों के उड़ान को देखते हैं। फिर आपके अंदर एक भावना जागती है कि आप भी इन्हीं सपनों की उड़ान को छूना चाहते हैं। तो ये कौन सा साल रहा होगा जब आपने बीपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू किया? कुछ कोचिंग वगैरह की या सेल्फ स्टडी रहा पूरा? जी देखिए, 2022 में मैंने शुरू की थी सिविल सेवाओं की परीक्षाओं को देना, ख़ासकर ओके। यूपीएससी और बीपीएससी। तो मैंने 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया था अपना यूपीएससी में, जिसमें हम्म। मैंने पहली बार तो मैंने उत्तीर्ण नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, उसके बाद से मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में और 2 मेंस लिखे हैं। और साथ ही ओके। साथ बीपीएससी में मतलब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने मतलब अगर आप कहेंगे तो मैंने बहुत ही अनमने ढंग से दिया था क्योंकि मुझे मन नहीं था उस समय देने का, मैं तैयार भी नहीं हम्म। था। दूसरा एक सीरियस अटेम्प्ट जो दिया मैंने उसमें मेरा नहीं हुआ था, पर इस अटेम्प्ट में मुझे रैंक 2 प्राप्त हुई है। तो तीसरे अटेम्प्ट में इतना बेहतर तैयारी था कि सीधा रैंक 2? कह सकते हैं कि अगर इंसान एक बार हार जाता है तो बेहतर काम करता है।
तो थोड़ा-सा आपने, चूँकि आपने यूपीएससी का ज़िक्र किया पहले, आप यूपीएससी दे रहे थे। आपने पहले अपना ड्रीम एक अलग दिशा में तय किया था कि यूपीएससी क्वालीफाई करना है। वहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही थी? वहाँ कहाँ टफ़नेस था? वहाँ कहाँ कमियाँ रह गई थी? क्योंकि आपको वापस बीपीएससी की तरफ आना पड़ा? देखिए ड्रीम ये था कि लोक सेवा में जाना है। ऐसे ओके। मैंने कुछ स्पेसिफ़ाई नहीं किया था। पर हाँ एक बिहारी होने के नाते और एक भोजपुरिया होने के नाते मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ 2 तरीके के एस्पिरेशंस होते हैं। एक जी। यूपीएससी और एक बीपीएससी, यही 2 मार्की एग्ज़ामिनेशंस हैं जहाँ जो हम देते हैं। तो मैंने हुँ, यूपीएससी के 2 एग्ज़ाम्स को टारगेट किया था और बीपीएससी के 1, जिसमें यूपीएससी के ओके। एक एग्ज़ाम जो कि असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, उसपे मुझे हुँ, 2024 में 57वीं रैंक आई थी, पूरे भारत में। ओके। तो उसकी ट्रेनिंग का मैं इंतज़ार कर रहा था, उसी बीच में मैंने बीपीएससी के मेंस लिखे और इंटरव्यू दिया। अब तक ट्रेनिंग आई नहीं है लेकिन प्रभु श्री राम की दया से बीपीएससी का रिज़ल्ट पहले आ गया, इतने लेट होने के बाद भी और मुझे रैंक 2 आया। हम इंटरव्यू के उस सवाल पे आएँगे जिस सवाल से आपको ये लगा होगा कि हाँ, मैंने इस पूरी तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। लेकिन उसके पहले की एक डार्क फ़ेज़ की भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप तैयारी में जी, जाते बिल्कुल। हो, जब आपको लगता है कि यार लगातार तैयारियाँ तो हो ही रही हैं, जैसा कि आपने बताया यूपीएससी भी कर रहे थे, आप फिर बीपीएससी भी कर रहे थे। ऐसा कौन-सा जी। पीरियड रहा जब लगा कि यार बहुत टफ़ हो रहा है, बहुत लेंदी हो रहा है, घर से भी लगातार आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा कि यार तुम नौकरी तो कर नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो? कैसे होंगी चीज़ें? इतना टाइम लग गया। तो उस टाइम पे आदमी खुद को कैसे तैयार करता है? कैसे खुद को प्रिपेयर्ड करता है कि नहीं, अभी करना है? देखिए घर से कोई ऐसी ख़ास दबाव नहीं थी, रादर एक प्रेशर आप खुद के लिए क्रिएट करते हैं कि आपके जो साथी-संगाती हैं, वो लोग अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। कोई कॉर्पोरेट में जी। बहुत अच्छा कर रहा है, कोई अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला रहा है, अपने खुद के बिज़नेस हुँ, वग़ैरह से। लेकिन फिर आप देखते हैं कि आप उन्हीं उसी उम्र में बैठे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं और आपके पॉकेट में धनराशियाँ नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। जी। तो उस वक़्त पे आप खुद के लिए प्रेशर खुद ही क्रिएट कर लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या नहीं महसूस कर रहे हैं। और उस समय निश्चित ही डिप्रेशन आती है और आपकी अशांत चित्त आपको बहुत तंग करती है। वहाँ पे आप कुछ ना कुछ अपने लिए एक वेंट आउट करने का तरीका ढूँढते हैं और शायद खुश रहने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी आया था और मैं भी काफ़ी परेशान हुआ था जब ये बैक टू किस बैक साल 2 की बात मेंस मेरे होगी? नहीं हुए थे। अ, 23-24 23 के एंड और 24 की 6 महीने ओके। लगभग। हुँ, उस टाइम पे हुँ। कोई भी आप एग्ज़ाम्स दिल्ली मेरे में हो थे नहीं तब? रहे थे। जी, मैं दिल्ली में था। ओके। कोई भी एग्ज़ाम्स मेरे हो नहीं रहे थे ठीक से। फिर फाइनली मेरी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हुआ 24 में, उसका रिटन क्लियर हुआ, तो शायद थोड़ा हुँ, संबल मिला अपने आकांक्षाओं को और वो आकांक्षाएँ थोड़ी बढ़ते-बढ़ते और उसके भी इंटरव्यू को मैंने पास किया और उसमें भी रैंक आ गई। तो 2025 में 13 जून को पहली रिज़ल्ट आई थी और फिर 2026 में 20 जून को दूसरी रिज़ल्ट आई है। तो जून इज़ लकी फॉर मी। जून इज़ लकी फॉर यू। या आई कैन से दैट। थोड़ी थोड़ी-सी तैयारी की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ही पूरी तैयारी हुई यूपीएससी के साथ ही बीपीएससी की तैयारी दिल्ली में ही आप कर रहे थे? जी, इंटीग्रेटेड ही तैयारी चल रही थी, कुछ ज़्यादा मैंने ये नहीं किया कि मैं अलग से कोई कोचिंग जॉइन करूँ। पर हाँ, मतलब मैंने पीएससी के लिए कोचिंग ली थी एक निजी कोचिंग संस्थान से। ओके। वहाँ पे मैं बहुत रेगुलर रह नहीं पाया क्योंकि बहुत ही लंबे-लंबे क्लासेस चलते हैं और बहुत इंसान परेशान होता है। तो मैं हुँ, बहुत रेगुलर नहीं रह पाया और थोड़े पैसे बर्बाद किए पिताजी के। उसके ओके। बाद मुझे पता चला कि वापस आना पड़ेगा सेल्फ स्टडी पे। कुछ सब्जेक्ट्स ओके। मतलब बकौल वो इंस्टीट्यूट उसने कुछ सब्जेक्ट्स तो मुझे बहुत अच्छे पढ़ाए और कुछ हुँ, सब्जेक्ट्स का बेड़ा गर्क भी ठीक-ठाक हिसाब से हुआ है। तो उसके बाद मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की तरफ रुख किया और फिर सारी चीज़ें वापस से बैक टू स्क्वायर वन स्क्रैप से शुरू शुरू करना और स्टार्ट करने के बाद फिर चीज़ें हो पाई फाइनली। थोड़ा-सा आप अपने गाँव और परिवार के बारे में बताओ, चूँकि आप कह रहे हो कि पापा के पैसे बर्बाद किए, तो कैसा घर का माहौल रहता है? गाँव आपका कहाँ है? आप छपरा का ज़िक्र कर रहे हो, तो क्या छपरा में कोई गाँव में आप आपका पालन-पोषण शुरुआती हुआ, फिर आप शहर से बाहर निकले, गाँव क्या था? घर परिवार में कौन-कौन से लोग हैं? किस तरीके से ट्रीटमेंट रहती है? एक अब तो आप बीपीएससी के रैंक 2 होल्डर हो, लेकिन इसके पहले जब आप एक नॉर्मल घर के बेटे थे, माँ के लिए एक नॉर्मल बेटे के तौर पे आपको देखा जाता था, तब के सीन को कुछ आप क्लियर करके बताओ? जी देखिए ऐसा है कि मैं रैंक लाने के बाद भी आज भी वही हूँ और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि शायद बाद में भी आपसे ऐसे ही मिल पाऊँ और ऐसी ओके। खूबसूरत तरीके से हमारी बातचीत और गुफ्तगू हो पाए। जी, पर जी। डेफ़िनेटली मैं कहूँगा कि मैं आता हूँ छपरा ज़िले में भगवान बाज़ार से जो कि जंक्शन के पास का इलाका है और ओके। मेरा जो गाँव है, पैतृक गाँव है, वो छपरा के ही बनियापुर प्रखंड में साजिदपुर करके एक गाँव है, उसके अंदर एक जी। छोटा-सा कस्बा है, पंचमहला जिसे कहते हैं।
मैं वहाँ से आता हूँ। तो कह सकते हैं कि वो ज़मीन आज शायद खुश होगी मेरी वज़ह से। और उसके बाद मैं छपरा में ही पला-बढ़ा हमेशा से शहर में ही। जिसे ना तो हम बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा शहर कह सकते हैं, ना ही बहुत छोटा गाँव कह सकते हैं। एक बहुत ही सेमी हुँ, अर्बन इलाका है। तो यहाँ पे मैं पला-बढ़ा और शुरू के लगभग 18-19 साल कह सकते हो आप यहीं पे गुज़रे हैं और बतौर भोजपुरिया ही गुज़रे हैं, जहाँ आपको एक बहुत ही अच्छी कल्चर में लालन-पालन किया जाता है। तो हुँ। यहीं से मैं मेरी पैदाइश भी यहीं रही और यहीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक जो आपकी डिमीनर होती है, आपका कल्चर होता है, वो सब कुछ सीखा है। रही बात आपने पूछा कि आपके घर में कौन-कौन है? पिताजी बड़े भाई, छोटे भाई और बाकी सारे परिवार वाले ये सब कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट करते रहते हैं। ख़ासकर अगर आप बात करेंगे तो पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पर मुझ जैसे कच्ची मिट्टी के घड़े जिसको खुद ही होश नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि किधर किस शेप में ढलना है, वो ढालना पिताजी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और हुँ, साथ ही साथ मेरे बड़े भाई हैं जो मुझे हर कदम-कदम पे समझाते रहते हैं क्योंकि आप कहते हैं ना कि पिताजी और अब के जनरेशन में थोड़ा जनरेशन गैप तो आ जाता है। लेकिन जी। बड़े भाई हैं जो वो एक बहुत ही बढ़िया पुलिया का निर्माण किया है उन्होंने हम दोनों के बीच और हुँ, मुझे समझाते रहते हैं कि पापा का पर्सपेक्टिव ये है और तुम्हारा पर्सपेक्टिव ये है। थोड़ा बदमाश बच्चा तो हूँ मैं घर का जो बदमाशियाँ करता रहता है, तो पिताजी की मार और डाँट ज़रूरी भी है। साथ ही साथ मेरे छोटे भाई हैं जिन्होंने और भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। तो ये लोग हैं जो हमेशा प्रोत्साहन की वो राशि जमा करते रहते हैं मेरे जीवन में, तो मैं थोड़ा खर्च करके आज आपके सामने बैठा हूँ। तो ये ऐसा ही कुछ सीन रहा 10th-12th के टाइम पे क्योंकि 11th-12th का जो सिलेबस रहता है अमूमन तो बहुत टफ लगता है नए लड़कों को। जब भी जी। आप 11th में पढ़ाई करते हो 2-2 किताबें मैथ्स वगैरह बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री उस टाइम पे बहुत डर लगता होगा कि यार पहले तो 12th ही निकल जाए बाद में सिविल सर्विस की सोचेंगे। पहले 12th तो पास कर जाऊँ। ऐसा भी कुछ उस दौर में रहा था? देखिए क्लास 10th में तो क्लास 10th में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ने का विद्यार्थी था। पर क्लास 10th में प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा स्कूल एफ़िलिएटेड नहीं था। तो मुझे ओके। मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे से एक्रेडिट नहीं हुए। तो मुझे कम मार्क्स आए 8 सीजीपीए होल्डर था मैं तब और लोग 10 सीजीपीए वाले लोग बहुत खुश होते थे। अफ़सोस मुझे तब हाँ। बहुत अफ़सोस होती थी कि मैं क्यों नहीं ये आया। किस साल की बात होगी पर 10th की? 2016 ओके। ठीक है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन ये क्लास 12th किया। क्लास 12th में आई वाज़ डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई कैन टेल यू दैट। मुझे 92% ओके। मार्क्स थी। तो क्लास 12th थोड़ा ईज़ी रहा मेरे लिए क्योंकि 10th से मैंने सीख लिया था। तभी मैंने हुँ। खुद को कच्ची मिट्टी का घड़ा कहा है, जिसे खुद नहीं पता, जी। हर बार एक बार चोट खाने के बाद ही सीखता है। तो इसलिए पिताजी ओके। की बहुत मार और डाँट की ज़रूरत तो लगेगी। हुँ। अब थोड़ा-सा आते हैं 17वीं बीपीएससी पे ये बड़ा मतलब मुझे लगता है कि रिज़ल्ट जो है ऐतिहासिक है क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम को लेके जिस तरीके से आंदोलन से ये एग्ज़ाम उभर के निकला और फिर तमाम पीटी, मेंस और फिर इंटरव्यू के बाद इतना लंबा गैप। अब थोड़ी-सी तैयारी पे आते हैं। आपने कहा 2 अटेम्प्ट आपने पहले दिया था। उन 2 अटेम्प्ट जी। में क्या दिक्कतें आई, क्या कमियाँ देख पाए आप? कहाँ तैयारी में कमी रह गई थी? और उसके बाद जब आपने तीसरा अटेम्प्ट दिया, तो उसमें क्या मजबूत तैयारी थी आपकी? थोड़ा आप कंपेयर करके बताओ, ताकि मुझे लगता है जब आप ये बताओगे तो जो लोग इंटरव्यू देखेंगे, जो नए बर्निंग टैलेंट होंगे, उनको भी समझ हो पाएगा कि गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, वो बहुत ही नॉन सीरियस अटेम्प्ट था। यहाँ पे मैंने चीज़ें ओके। बिल्कुल ही नहीं करी थी, तो मैं उससे कंपेयर तो नहीं कर पाऊँगा। और लेकिन जो दूसरी जो मेरी चांस थी, उसमें मैंने सब कुछ हुँ, पढ़ा था, पर मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ करंट अफ़ेयर्स को लेके। मैं ओके। न्यूज़पेपर डेली पढ़ लेता हूँ, पर वो मज़े-मज़े के लिए पढ़ता हूँ, मैं उसपे ध्यान देके नहीं पढ़ पाता। तो मैं करंट अफ़ेयर्स को ठीक से नहीं करी थी मैंने और बिहार स्पेशल नहीं करी थी, क्योंकि उस वक़्त पे मैं यूपीएससी पे बहुत ज़्यादा सीरियस था और मैं मेन्स लिख रहा था। तो ओके। सितंबर का वक़्त था, आपको याद होना चाहिए 30 सितंबर के आस-पास एग्ज़ाम हुई थी। तो मैं जी। ठीक से दे नहीं पाया था उस चीज़ को। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई मेरे लिए। तो जो तीसरा अटेम्प्ट था, जो यानी जो 13 दिसंबर का अटेम्प्ट था 2024 वाला, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें सीखी कि जो बिहार स्पेशल है और जो करंट अफ़ेयर्स है, वो लगभग 60 क्वेश्चन का एक दायरा तय करता है आपके क्वेश्चन पेपर। तो उसको अगर हुँ, आप इग्नोर करके जाएँगे तो आप यू आर डूम्ड टू फेल। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ठीक-ठाक तरीके से बिहार स्पेशल और करंट अफ़ेयर्स को किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अलोंग विद द साइंस सब्जेक्ट। चूँकि मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है तो मुझे साइंस में बहुत परेशानी तो नहीं आई। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो साइंस जो है वो आपके 30 क्वेश्चन और ये थी
दो सब्जेक्ट जो आपका बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स है, ये एक बहुत बड़ा प्लिंथ है आपकी तैयारी का। इसमें से मैं दो दो पिलर्स गिरा के जाता था पहले, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल लास्ट अटेम्प्ट में गिरा के गया था, बट इस बार हमने उन सारे पिलर्स को बहुत ही ज्यादा संबल प्रदान की और चीजों को अच्छे से किया। तो आप इसके साथ थोड़ा आप कुछ किताबों को भी लेकर बताओ, क्योंकि मैं लगातार मैं इंटरव्यू भी कर रहा हूँ और मैं तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, मैं मेंटोर से भी बात कर रहा हूँ, तो वहां चीजें पता जी चल रही है कि किताबों को लेके भी बहुत ज्यादा आपको क्लियर होना पड़ेगा। लूसेंट क्राउन या इन तरीके की चीजों की जो किताबें आती हैं जो जीके जीएस के लिए बहुत बेसिक है, बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहता नहीं बीपीएससी के लिए। क्या ये बात सही है, या फिर आप कुछ और किताबें बताओगे उन नए टैलेंट के लिए? जी, देखिए प्रासंगिकता जो है ना, वो बहुत ही सब्जेक्टिव और बहुत ही टेम्पोरल टर्म है। वो अपने ओके। अपने हिसाब से वो चेंज होते रहती है, और हर किताब की प्रासंगिकता अपने अपने वक्त पे बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। कोई किताब हम्म। कमजोर या ज्यादा अच्छा तो नहीं हो जाता, पर हाँ, बीपीएससी का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है पिछले 2 अटेम्प्ट से। हम्म। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि लूसेंट कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई है, ऐसा भी नहीं है, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ घटना चक्र कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। देखने का आपका नजरिया बदलना चाहिए। लूसेंट में बहुत हम्म। सारी चीजें जो साइंस की हैं, खासकर वो एक लिस्ट बना के दी हुई है, और वो लिस्ट आपको ऐसे मदद करता है कि आप जल्दी जल्दी क्विक नोट्स की तरह उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके टेक्स्ट को हम्म। इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप उसका जो पूरा का पूरा इंडेक्स है, या डिफरेंट विटामिन के बारे में लिखा हुआ है, डिफरेंट आविष्कारक के बारे में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है जब आप उसको पढ़ते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप अब घटना चक्र की बात करेंगे, मैंने उसे यूज किया है, लेकिन मैं आपको यूज करने का दूसरा तरीका बताता हूँ जिस जो मैंने अपने लिए देखा। क्या है कि घटना चक्र जैसी किताब जिसका लोग कहते हैं रेलेवेंस खत्म हो गया है, उसका एक रेलेवेंस अभी भी बाकी है। वो एक क्वेश्चन बैंक है, पहली चीज। उसी के साथ साथ आपके देखने का नजरिया ये होना चाहिए, ये नहीं कि कौन सी क्वेश्चन आई है, उसका क्या आंसर है और रट के चले जाए, नहीं। डिफरेंट कमीशंस में बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं। एमपी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, यूपी के होते हैं, आपके बीपीएससी के पुराने पेपर्स के होते हैं, यूके के होते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के होते हैं। तो इन सब में कुछ बुद्धिजीवी बैठ के उस पेपर को तैयार करते होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी हम्म। बात है, आप समझ रहे हैं। तो इन सब बुद्धिजीवियों ने किसी किसी खास टॉपिक पे ध्यान दिया है। उन सारे खास टॉपिक्स को मैं घटना चक्र को देख देख के उठा लेता था। ये टॉपिक ओके। तो दिस मीन्स कि इस चैप्टर से ये टॉपिक तो किसी भी हाल में आएगा ही, एकदम नॉन नेगोशिएबल है। अब मेरे लिए घटना चक्र ये बन गया कि एक रेफरेंस बन गया कि इसके ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, और ठीक है हम्म। बाकी पढ़ूंगा, बट ये वाला ज्यादा पढ़ना है, ओके। इससे कुछ नहीं छूटना चाहिए। तो घटना हम्म। चक्र का रेलेवेंस सब खत्म हो जाए, लेकिन ये रेलेवेंस तो हमेशा रहेगा कि आप लोगों के दिमाग में घुस सकते हैं एग्जामिनर के। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें घटना चक्र यूज कर लें, लेकिन हाँ, अगर आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी रेलेवेंट है, इस तरीके से जो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम्म। और इसके बाद अगर आप हमसे और चीजें पूछेंगे तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत यूज की थी, वो सबको यूज करता है। इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह यूज की शुरू में, मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने मृणाल के नोट्स पढ़े। अच्छा देखिए, अच्छा नहीं लगने का सेंस मैं ये भी कह सकता हूँ कि रमेश सर ने बहुत प्यारी किताब लिखी है, पर वो मुझे थोड़ी सी बल्कि लग गई, और या मतलब मुझे याद नहीं हुआ इसलिए, या रोचक नहीं लगा, तो मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े बाद में। हिस्ट्री में मैंने तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी नहीं यूज की, रादर मैंने ओल्ड एनसीईआरटी यूज की, जहाँ से मेरे अच्छी खासी कवरेज हो गई थी। स्पेक्ट्रम पढ़ा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। हम्म। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप पूछेंगे कि साइंस के लिए क्या किया, बहुत कुछ साइंस के लिए मैंने अलग से नहीं किया। हाँ, मैंने मैराथन्स देखे, 11th-12th हम्म। वाले बच्चों के मैराथन्स जाके देखे, क्योंकि पुराने जो कंसेप्ट थे वो मेरे ठीक ठाक तरीके से वहाँ ब्रश अप हो जाते थे उन मैराथन्स को देख के। डिफरेंट कोचिंग्स हैं जो 12th के एग्जाम के पहले एक मैराथन निकालती हैं अपने बच्चों को तैयार करने के लिए। वो बच्चों की तरह समझाने वाला तरीका मुझे समझ में आता था, तो मैं उन सारे ओके। मैराथन्स को देख लेता था। और ऐसे साइंस के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं, अगर आपको वाकई में परेशानी है, तो अभी अरिहंत की कुछ किताबें आई हैं जिसमें वो हम्म। एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक चीजें कवर अप कर दिया है। उसके अलावा अरिहंत की एक और ग्राफिक वाली बुक आई है जिसमें बहुत सारे मैप्स हैं, और माइंड मैप्स के थ्रू उन लोगों ने साइंस और इन सारी चीजों को पढ़ाने की कोशिश की, और ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को। तो उनका मैप ओके। बुक जो है अरिहंत का, वो ले सकते हैं, वो आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए काम करेगी। क्योंकि मैंने अभी आफ्टर असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम निकालने के बाद मैं एक कुछ लोगों से मिला था, एक राय बुक शॉप करके है मुखर्जी नगर में, जिनके हम्म। पास मैं गया था, तो वो उनकी देखी थी मैंने, वहाँ पे वो बुक दिख रही थी, तो मुझे वो लगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि वाकई में बहुत ही एनरिच्ड बुक है वो। तो संदीप भैया राय बुक शॉप के, उन्होंने मुझे वो किताब गिफ्ट भी की थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग गई थी, तो मैंने अपनी एक बहन है उन्हें दिया था। तो
वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो ऐसी किताबों को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर साइंस थिंग। रही बात ये तो आपकी किताब। बिहार स्पेशल की, जी जी मैं जी बिहार स्पेशल बता ये देता हूँ आपने। और जी। मैगज़ीन। तो बिहार स्पेशल की जो मैंने चीज़ें पढ़ी उसमें मैंने क्राउन को ही पढ़ा है। लेकिन क्राउन के अलावा मैंने डिफरेंट कोचिंग्स के जितने भी मैराथन आ रहे थे या जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन कहीं किसी टेस्ट से मिल रहा था उसको ऐड ऑन करता जाता था अपने नोट्स में। और फिर रही बात करंट अफेयर्स की, तो चूँकि मैं बहुत रेगुलर था नहीं, तो मैं एक एडिटोरिया की मैगज़ीन जनरली, क्योंकि रंग-बिरंगी है तो मुझे अच्छी लग रही थी और जी। थोड़ी-सी वो रोचक भी लगती है रंग-बिरंगी चीज़ें। तो उनको हाँ। पहले पढ़ता था और उसके अलावा एक और कोई भी मैगज़ीन आई दृष्टि यूज़ किया कभी, कभी स्पीडी यूज़ किया। तो इन दोनों में से कोई एक, मतलब 2 मैगज़ीन मुझे पढ़ने हैं, चुन लिया दूसरा वाला, लेकिन एक स्टैटिक थी क्योंकि वो अच्छी लग रही थी। उसे तोड़-तोड़ के डिफरेंट सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया और बार-बार जो सेक्शन कमज़ोर पड़ी, उसको याद करता रहा। आप लगातार किताबों की चीजें बता रहे थे और मुझे लगता है कि क्या कोचिंग का कुछ रेलेवेंसी रहता है या फिर सेल्फ स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट। और चूंकि अब लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि एग्जाम के पैटर्न्स बदल रहे हैं, तो कई बार ये सवालें भी उठती हैं कि यार कोचिंग ने जो तैयारी कराई वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहा नहीं और क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज्यादा अलग आ गए। और दूसरा सवाल, चूंकि आपने एडुटेरिया का जिक्र किया, मैं आपका वीडियो भी देख रहा था कल आपके, मुझे लगता है मॉक इंटरव्यू के वीडियोस जी, काफी वायरल भी हो रहे हैं। तो पहले हम लोग जी। बात कर लेते हैं कोचिंग कोचिंग की कितनी यहाँ पे वैल्यू बनती है, या फिर बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, जिस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न बदल रहे हैं, यहाँ आपके सेल्फ स्टडी और साथ साथ डेप्थ एनालिसिस खुद में रहना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बजाय कि आप कोचिंग पे डिपेंडेंसी रखो। देखिए, डिपेंडेंसी आपको अपने सिवा किसी और पे नहीं रखनी है। ये मैं बहुत ओके। ही शब्द से क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल मैं एडुटेरिया से मैंने बहुत सारी मदद ली है और ओके। मैं जानता भी हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में। डेफ़िनेटली उनके पढ़ाने से भी बच्चे निकलते हैं। पर प्रीलिम्स के टाइम पे मैं पूरा-पूरा सेल्फ स्टडी पे था। पर मेंस के ओके। टाइम पे मुझे लगा कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए और वहाँ पे प्रवीण सर जैसे मार्गदर्शक लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मैं हम्म। उनकी वीडियोज़ पहले भी देखा करता, मैं जितने भी यूट्यूब चैनल की ज़िक्र कर रहा हूँ या कह रहा हूँ कि उनके मैराथन्स देखता था, उनके ही मैराथन देखता था मैं प्रवीण सर के। तो वहाँ से मुझे पता था कि ये लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम्म। मैंने उनके मेंस के लिए गाइडेंस प्रोग्राम ली थी, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। प्रीलिम्स के टाइम पे मैं नहीं था उनके साथ इन्वॉल्व्ड। तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में मैंने खासकर जीएस-1 पे उन पे काफ़ी रिलाई किया था, क्योंकि जीएस-1 जो है बहुत ही स्टैटिक हो जाती है। तो वो जीएस-1 उनकी नोट्स बहुत ही क्रिस्प और बहुत ज़्यादा सही लगी थी मुझे उस टाइम पे। और वो मेरे लिए काम कर गई थी फाइनल एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि मैंने उनसे उनको तोड़-तोड़ के छोटे नोट्स बनाए थे। 2 पेजेज़ और 4 पेजेज़ नोट्स बनाए थे। तो प्रवीण सर और एडिटेरिया ने मुझे जीएस-1 में बहुत ज़्यादा मदद की है। दैट्स व्हाई मैं आई एम टेलिंग कि मैंने मेंस में उनसे गाइडेंस ली है और अ, मुझे ऐसा लगता है कि हम एकलव्य भी बन सकते हैं और अर्जुन भी। तो मैं शायद अर्जुन बन गया, कह सकते हो आप। ओके। तो ओके। मैंने वो कोशिश की कि मैं अर्जुन बन लूँ थोड़ा। ऐसे बहुत सारे एकलव्य भी आपको मिल जाएँगे जिन्होंने मूर्तियाँ रख के पूजा करके खुद भी सीखा है। तो जी। मैंने जीएस-1 खासकर वहाँ से पढ़ी और जीएस-2 के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। मैं डिपेंडेंट नहीं था, पर आप ये कह सकते हैं कि मैं कोऑर्डिनेटेड था उनके साथ। तो ये ओके। चीज़ बहुत ज़्यादा सही रहेगी कहना। मुझे और लगता है कोचिंग कि का जब रेलेवेंस, मैं। मैं कहना चाह रहा था कोचिंग का रेलेवेंस आज भी है, अगर आपको सही इंसान सही समय पे मिले। मार्केट ओके। में बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो दिग्भ्रमित करके रखे हैं बच्चों को और क्लियर चीज़ें नहीं बता रहे हैं आज भी। तो ये परेशानियाँ हैं। अब आते हैं बीपीएससी सेवेंथ जो 17th जो रही है चीजें, दिसंबर में पहला पीटी होना और उसके बाद आंदोलन, आपको याद होगा। डर लगा था कि जी। कहीं चीजें सब गड़बड़ हो गई, तो ये 2 साल का जो अटेम्प्ट खराब हुआ वो तो गया ही, तीसरे में मैंने तैयारी की बेहतर और ये तो एक अलग ही दिशा में पूरा एग्जाम चला गया। तो वहां एक डार्क, कहीं ना कहीं डार्क स्पेस में आप चले गए थे, ऐसा कुछ डर लग रहा था? अ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो मैं बिल्कुल अछूता था इस परेशानी से। जी। मुझे भी ये भय सता रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इतना ओके। अच्छा मैं करके आया हूँ यार, इस बार ऐसा ना हो जाए कि प्रीलिम्स कैंसल हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए। तो ओके। थैंक गॉड कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उस समय मैं बिल्कुल उस दौर में था कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए ये ना हो। तो फिर एक सेंटर की जब कैंसल हुई तो मैंने बोला चलो बच गए। आपका कहाँ सेंटर था? मेरा गया सेंटर पड़ा था। ओके। जी, तो ये अब आंदोलन के बाद पीटी का रिजल्ट आता है, आप मेंस एग्जाम में बैठते हो। उस जी। आप घंटे के बारे में बताओ जब आप मेंस लिख रहे होते हो, तो वो पीछे की चीजें चलती होंगी दिमाग में यार कि यूपीएससी भी दिया वो नहीं हुआ,
2 बार बीपीएससी दे दिया, ये नहीं हुआ, तीसरे बार देने बैठा हूँ, पीटी तो निकल गया। मेंस में अब एग्जाम हॉल में क्या कुछ दिमाग में चीजें चलती है, मम्मी पापा का डांट भी चलता होगा, तमाम चीजें चलती होंगी, दिल्ली के संघर्ष, कोचिंग के संघर्ष, अपने शहर के संघर्ष, और फिर मेंस का एग्जाम वो लिखना टफ था, दिक्कतें आ रही थी, और फिर क्रैक किया। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप देखेंगे ना तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सारे मेंटल बैगेज लेके एग्जाम हॉल में जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध के पहले या युद्ध के फ्लोर पे उतरने के पहले आप जितनी कैलकुलेशंस दिमाग में बिठानी है और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिमाग में लगाना है और सोचना है और समस्याओं को गिनाना है खुद को, ये सारी चीजें आप उसके पहले तक कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्लोर पे उतर जाए तो फिर सोचने का वक्त नहीं होना चाहिए, या तो आर या तो पार होता है। तो मैं एग्जाम हॉल में घुसने के बाद मैं कुछ नहीं सोचता था। उसके पहले जी हाँ, मेरी भी परेशानियां बढ़ जाती थी, मुझे भी प्यास बहुत लगती थी, गला सूखता था, परेशानी आती थी। पर हाँ, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद मैंने मेंटल बैगेज उतार रखे थे, और जब एडमिट कार्ड या पेपर खुल जाती थी तो फिर दिमाग भी खुल जाता था। ओके। फिर उसके बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू का वो जी। कौन सा सवाल रहा जहां शशांक गौरव को लगा कि यार मैंने तो ये एग्जाम क्रैक कर लिया, अब तो कोई नहीं रोक सकता मेरा रैंक? वो कौन सा सवाल था? अ, देखिए, अरुण भगत सर का बोर्ड था, लेकिन उसके पहले मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि मैंने एक ही जगह मॉक इंटरव्यू दी थी, जो वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखा है। जी जी। तो वहाँ पे मैंने गाना वगैरह गाया था एंड आई वाज गुड कि ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन वहाँ पे गलती ये हुई थी कि मैंने करंट अफेयर्स पे ठीक से तैयारी नहीं की थी। वहाँ के क्वेश्चन बड़े गलत, नहीं नहीं सॉरी सॉरी करके आया हूँ। तो वो इंटरव्यू वगैरह पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो क्या हुआ कि अब मुझे डर हो गया कि मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं की है। मैंने सारी तैयारी करंट अफेयर्स पर शिफ्ट कर दी, और इंटरव्यू बोर्ड में जाके मैं जब बैठा तो अरुण भगत सर के बोर्ड में एक मैम थी और 3 सर थे। तो अरुण भगत सर ने बहुत देर तक मुझसे पूछा, तुम्हारा ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे हॉबीज क्या है, तुम और क्या क्या करते हो। लिखते गए, पेंसिल से लिखते गए। फिर उन्होंने एक सवाल करी, और वो सवाल मुझे ऐसा लगता है कि वो सवाल वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ओके। मैं उनका जवाब दे पाऊंगा। मैंने जूलॉजी से ग्रेजुएशन करी है 2021 में, और 21 से 26 काफी दिन भी हो गए थे। तो 14 मार्च को मेरी इंटरव्यू थी। तो उन्होंने जब मुझसे सवाल किया कि जूलॉजी में फाइलम्स होते हैं, जी। पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थ, तो ये मुझे सिक्वेंशियली इन ग्रोइंग ऑर्डर पढ़ा दो, नॉट नोमेनक्लेचर का समझा जो दो। फाइलम अलग अलग होता है। हाँ, उन्होंने सीधे बोला कि मुझे पढ़ा दो, एकदम डिफाइन कर दो हर एक चीज। तो मैंने उनको शुरू किया, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थ, निमेटल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा गया, फिर मोलस्का, ये आर्थ्रोपोडा मोलस्का ऐसे समझाता गया, हाँ। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा के अंदर मैमल्स और ये स्पाइसेस, एम्फीबियंस, तो ये सब उनको बताया। तो ओके। उस समय ही वाज लाइक कि ही वाज शॉक्ड कि इंसान इतना क्लैरिटी के साथ इसे कैसे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुम होते हैं इसे हाँ। समझाते हो सीक्वेंशियली, वो सीक्वेंस तोड़ देते हैं, क्योंकि 14-15 नाम है, आप अचानक से नहीं बोल सकते। नहीं बोल देन ही सकते। फेल्ट कि इस इंसान में कुछ तो है। फिर उन्होंने बायोलॉजिकल नेम सबके पूछना चालू किए, जो डिफरेंट वेनमस स्नेक्स होते हैं उसका नाम हाँ। पूछना चालू किया। मैंने क्रैत, पिट वाइपर, ये अजगर तो मतलब मैंने नहीं बताया था, लेकिन उसके बाद कोबरा वगैरह ये सारी चीजें, उनको सबका बायोलॉजिकल नेम चल रही थी। और सबके वेनमस स्नेक्स और नॉन वेनमस स्नेक्स के बारे में बातें चल रही थी। तो वो यही सब पूछते रहे। फिर मैम ने एक अच्छी सवाल पूछी, वायबिलिटी गैप फंडिंग। ओके। तो जब मैम ने ये पूछा तो ये टर्म जनरली आउट ऑफ द बॉक्स था उस टाइम के लिए, क्योंकि जो फ्रेम था वो जूलॉजी का चल रहा था। तो उन्होंने सोलर पावर प्लांट की जिक्र की और सीधे वायबिलिटी गैप फंडिंग पर उन्होंने सवाल किया। मैंने इसको भी अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया था मैम क्वेश्चन जी। को। उसके बाद एक और सवाल सर ने पूछा था, जो चौथे सीट पे सर बैठे थे। उन्होंने पूछा, डार्विन की थियरी की प्रासंगिकता आज के जमाने में। तो मैंने उस चीज को थोड़ा पैरेलल ड्रॉ करके समझाया। ओके। उसके बाद मुझे लगा कि मैं सही दिशा में आ चुका हूँ, और क्योंकि उसके बाद सर के मुंह से एक्सेलेंट निकला था, तो मुझे ओके। लगा कि अब शायद काम हो जाएगा। अब तो क्रैक है, अब तो कंफर्म है कि हो गया। हाँ, लिस्ट में आ जाएंगे, इसके बाद का नहीं पता। रैंक 2 दिमाग में था, ये एक्सपेक्टेड था कि इतना बेहतर इंटरव्यू गया तो रैंक 2 आएगा, या रैंक 1 नहीं आया, इसका मलाल है क्या? रैंक 1 का मलाल तो नहीं है सर। जो मिला है उस चीज की खुशी बहुत होनी चाहिए किसी को भी। हाँ, एक नंबर से पीछे हूँ ये कह सकता हूँ, लेकिन मलाल नहीं है। और एक नंबर से पीछे भी नहीं कहना चाहिए मुझे। मैं ये कह सकता हूँ कि एक नंबर से मैं साथ खड़ा नहीं हूँ किसी के। ओके। ठीक है।
पॉइंट ये है अपने आप को हाँ। पीछे और अपने आप को उल्टा या गलत कहना या अच्छी प्रथा नहीं मानी जाती है। तो मैं एक हम्म। नंबर की वजह से या 2 नंबर की वजह से मैं बहुत आगे नहीं हूँ, या किसी के साथ नहीं खड़ा, ये कह सकते हैं। और मलाल नहीं है सर कि 1 मार्क कम आया। मुझे ऐसा लगता है कि ये नारी शक्ति भी अगर आगे रहे तो अच्छा ही है, कोई उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं हम कह रहा हूँ, ये मलाल वाली हाँ, बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी सारी चीजें पता होंगी रिजल्ट आने के बाद। रैंक 1 होल्डर जिनका नाम श्रद्धा पांडे है, वो यूपी की है। अगर आप रैंक 1 पे होते तो मुझे लगता है कि आप बिहार के वो आदमी होते जो बिहार के होने के साथ बिहार में नंबर 1 रैंक होल्डर होते। तो इस बात का तो मैं मलाल लगता अब होगा रिजल्ट के आने के बाद। मैं अभी भी बिहार का टॉपर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा बिहार में किसी ने मार्क्स नहीं लाए हैं। ठीक है, वो एक ओके। महिला शक्ति यूपी से आई और प्रतापगढ़ से आई, उन्होंने अपना प्रताप दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ जी। कि उनका 1 मार्क्स मुझसे ज़्यादा है और ओके। डेफ़िनेटली मतलब अगर वो डिज़र्व करती हैं तो उन्हें मिला भी होगा। हम्म। कोई कोई इसमें दो राय नहीं है कि आजकल की महिला शक्ति भी खुद देवी और चंडी और काली सब है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि उनको 1 मार्क ज़्यादा आया है। मैं बिल्कुल उनसे कोई ओके। द्वेष या मलाल नहीं रखता। अब आते हैं इंटरव्यू के बाद रिजल्ट पे। आपने बोला जब रिजल्ट आया आप दिल्ली में थे, पहला कॉल किसको जी। किया, मम्मी को या पापा को? यही कॉल्स तो बहुत आ रहे थे और आपके सहकर्मियों के भी कॉल्स बहुत सारे आ रहे थे क्योंकि ओके, बट किसी आपने ने किसको पहला कॉल किया घर में? मैं बता रहा हूँ तो किसी ने एक फ़ोन नंबर की लिस्ट निकाल दी थी ट्विटर पे पहले ही, तो बहुत ओके। कॉल्स आने लगे और ओके। तो मैंने सबका कॉल डॉज करके मैंने पिताजी को कॉल किया सबसे पहले और अच्छा। क्योंकि पिताजी का नालायक बेटा लायक बना तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा। ओके। आप तो पापा के ज्यादा मैंने करीब हो या मम्मी के? मैं दोनों के बहुत करीब हूँ, पर पिताजी बट पहला कॉल आपने अथॉरिटी है। पापा को किया है, अ, मम्मी को नहीं किया? पिताजी पिताजी सुप्रीम कोर्ट है, थोड़ा कहना पड़ता ओके। है। सुप्रीम कोर्ट के आगे आपको पिटीशन डालनी पड़ती है, पीआईएल लगता है, तो हाँ। पीआईएल लगाया था मैंने। हाँ। खुश जी, ज्यादा कौन है, मम्मी या पापा, या दोनों ही खुश है? सब बहुत इक्वली सब बहुत अच्छे से खुश हैं। ओके। ये उस दौर की चीजें भी याद आती होंगी यार कि आप 8 9 10th में पता नहीं आप शाम में क्रिकेट खेल रहे होगे स्कूल से आने के बाद, और आज रैंक 2 होल्ड कर लेना। ये लाइफ का जो सर्कल है, चेन है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी तय नहीं होता, ये यात्रा है, ये जो होना है वो होता है। अ, सर यात्रा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हर एक चीज़ें आपको शेप कर रही होती हैं। ओके। हर एक जो समस्याएँ आपके लाइफ में आती हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि उनकी वजह से मुझे देर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आप उसको स्टेपिंग स्टोन बना के उस पे लड़ते, उसको जूझते, उससे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो समस्याओं पे रोया नहीं जा सकता, पर समस्याओं के साथ खुश हुआ जा सकता है कि आप उन सबको पार कर पाएँ। तो अपनी पीठ थपथपाई जा सकती है और अपना चेस्ट थम्पिंग किया जा सकता है कि उन समस्याओं ने आपको गढ़ा जो आप आज खड़े हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो चैलेंजेज़ रेदर देन प्रॉब्लम्स मैं उन्हें चैलेंजेज़ कहूँगा। वो चैलेंजेज़ मुझे मिले और मैं उन पे ओवरकम कर पाया। कई बार ऐसा भी लगता होगा यार कि मैंने कुछ पापा से बोला यह किताब खरीदनी है, पापा ने बोल दिया होगा यार कि यार तुम बहुत ऐसे ऐसे किताबें खरीदते हो, रिजल्ट तो आता नहीं। ऐसे भी फेज आते होंगे। आता है सबके सबके परिवार का थोड़ा पेशेंस तो टूटता ही है। पर मेरे पिताजी ने मुझे डाँटा ज़रूर पर उन्होंने प्रेशर नहीं डाला। उन्होंने हम्म। बोला करो तुम अपनी दिनचर्या सुधार के रखो, बहुत सो मत। तो ओके। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि पिताजी ने होता है ना कि आपको एक सीधे रास्ते पर चलाते रहें, धक्का देकर। और इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देता हूँ। क्योंकि आप बहुत वक़्त तक हम जिस उम्र में हैं, पिताजी से ज़्यादा पटती नहीं हम लोगों की। हम लोग उनके थॉट प्रोसेस थोड़ा भिन्न रहते हैं और आप भी भोजपुर से हैं, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के पिताजी होते भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मैं तो तो आपके ही शहर से हूँ। जी, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक छपरैया को 2 छपरैया प्रेम से बातें कर रहे हैं। तो जी जी जी। मैं कह सकता हूँ कि हमारे पिताजी के साथ हमारे टशल तो होंगे ही, सबके ही होते हैं, हम्म। एक थॉट हम्म। प्रोसेस का गैप है। लेकिन फिर भी आज मैं वो चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया था। भोजपुरी में बातचीत कर लेते हैं, या दिल्ली जाने के बाद बहुत भोजपुरी भूल गए? आप सवाल पूछ के देखिए, हाल चाल ठीक बा? बहुत निमन बा हो। आपने अपने इंटरव्यू की रिजल्ट की सारी बातें बताई, पिताजी का जिक्र किया। नए बर्निंग टैलेंट की अगर बात कर लेते हैं, आपने किताबों का भी जी, बहुत लंबा जिक्र कर दिया। मुझे लगता है कि नए बर्निंग टैलेंट जो 72th वाले बीपीएससी लिखेंगे अभी, अगले महीने उनकी प्री के एग्जाम होंगे, क्या जी। प्रिपरेशन होना चाहिए, वो क्या पिक्युलियर पॉइंट आप बताएंगे उनके लिए जो एक तैयारी में होना ही चाहिए,
जो अमूमन नए लड़के नहीं कर पाते? देखिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही टिक के पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत लंबी दौड़ है और ये स्प्रिंट ओके। नहीं है, ये मैराथन है और मैराथन आपको टाँग के रखती है। आप जब तक दम है तब तक दौड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आप डिसाइड कीजिए कि मेरे जीवन का इतना हिस्सा मैं इस तैयारी को दूँगा क्योंकि ये तैयारी डेफ़िनेटली आपको एक बेहतर इंसान बना के लाती है। तो इस बात हुँ, की हमेशा खुशी रहनी चाहिए कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नित्य प्रतिदिन आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो उस खुशी के साथ आप जीवन को ऐसे पुश करते रहेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि आपने आज क्या कंप्लीट किया से आप ये ज़्यादा सोचिए कि आज आपने क्या पाया? आपने आज क्या हुँ, नई चीज़ सीखी? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग मेधावी होते हैं, कुछ लोग मेधावी नहीं होते, कुछ लोगों के साथ याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। पर एक बात तो तय है किताब वही है, पढ़ना उतना ही है। अगर आप जल्दी पढ़ लेंगे तो जल्दी निकल जाएँगे, कम पढ़ेंगे, धीरे-धीरे पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं थोड़ा धीरे पढ़ने वाले इंसान में से था, तो वह थोड़ा टाइम लग गया। तो इस तरीके की थॉट प्रोसेस अगर आप रखते हैं कि हर रोज़ सीखने की कोशिश करें और वही 4 चीज़ें थोड़ी बेहतर तरीके से याद हो जाएँगी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे और एक टाइम निर्धारित करके पढ़ेंगे, खासकर मैं किसी ढर्रे में बंद के तैयारी नहीं करता कि मुझे 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे पढ़नी है। रादर मैं एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देने की कोशिश करता हूँ। 6 घंटे पढ़ूँगा, तो 6 घंटे एकदम कॉन्क्रीट पढ़ाई होगी। उस 6 घंटे मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, गाने नहीं सुनूँगा, बात नहीं करूँगा। पर हाँ, वो 6 घंटे पढ़ूँगा। मैंने मूवीज़ भी देखी हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि ये टॉपर है तो 12 घंटे 16 घंटे पढ़ते थे, डेफ़िनेटली नहीं। मैंने मूवीज़ भी देखी है, मैं सीरीज़ भी देखता था, मैं गाने भी सुनता था, मैं गाना गाता भी हूँ, आपको पता होगी, रील वायरल हो रहा है। तो सारी चीज़ें जगजीत सिंह को सुन के पढ़ाई करने वाली वो भी हरकतें भी करी है मैंने। तो ओके। थोड़े परेशानियों के साथ-साथ जीने की कोशिश की है, कह सकता हूँ। और मैंने कहा भी है कि फिसलती रेत में मुट्ठी बीचने जैसा है, जीवन जी। कागज़ की धार पे साँस खींचने जैसा है। तो ये मैंने लिखा था आज से 1.5 साल पहले, तो वही मैं आपको सुना अब रहा हूँ। आखिरी आखिरी के 2 सवाल के साथ इस पूरे इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। मुझे लगता है आपकी बातों में साहित्य भी झलकता है। साहित्य से जी, लगाव है क्या? साहित्यिक चीज़ों को पढ़ते हैं आप? और आखिरी सवाल जी, रहेगा, प्लान बी की तैयारी थी क्या? अगर रिज़ल्ट नहीं होता तो प्लान बी तैयार था क्या? इन 2 सवालों का आखिरी जवाब। डेफ़िनिटली मैं इसका जवाब देता हूँ। साहित्य के प्रति काफ़ी रुचि है। फिराक ओके, गोरखपुरी को मैं बहुत सुनता हूँ और ओके, फिराक साहब की बहुत सारी शायरियाँ मुझे पसंद हैं। इनके ओके। अलावा जावेद अख्तर साहब को, जादू अख्तर, इन लोगों को मैंने सुनने की बहुत कोशिश की है और इनके साथ जी, तलफ़्फ़ुज़ सीखना, इनके साथ उठना-बैठना, इन किताबों के साथ उठना-बैठना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत बात रही है। तो ये साहित्य के प्रति मेरा लगाव है, बचपन से दिनकर को और इनको पढ़ता आया हूँ। तो हुँ, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा और गढ़ पाती हैं। इसके अलावा आपने पूछा प्लान बी क्या था? तो चूँकि 2024 में मेरी असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गई थी और काफ़ी अच्छे ओके। रैंक के साथ हो गई थी, तो वही प्लान बी था कि उसकी ट्रेनिंग में जाना था और अब बैग पैक मसूरी के लिए नहीं होके नेपाल के लिए हो जाए, पिताजी से पूछना पड़ेगा कि कहाँ जा ओके। रहा हूँ। ट्रेनिंग के लिए जी। तैयारी है, सब माइंड प्रिपरेशन हो गया है, सब कुछ फिट एंड फाइनल? जी मेंटली तो भगवान ने शायद प्रिपेयर कर दिया है इतने चीज़ों को करवा के, तो मैं कह ओके। सकता हूँ कि हाँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ और फिज़िकली भी प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा, थोड़ा वज़न कम कर लूँगा। तो अभी आपको क्या एसडीएम मिलेगा मुझे लगता है? जी, एसडीएम ही मिलेगा। मेरा पहला चॉइस वही था। ओके, ओके, पहला चॉइस भी आपका वही था। जी, किस तरीके से आप काम करोगे? आप बिहार के जो डेमोग्राफी को, ज्योग्राफी को आप समझ रहे होगे, पढ़ रहे होगे, आपने तब भी जी। देखा होगा। बिहार टफ है अपने आप में, डेवलपमेंट के फेज को अगर समझा जाए तो, और बतौर एसडीएम जब आप कार्यरत होगे, तो आपके लिए चैलेंजेस रहेंगे या बहुत कुछ ईज़ी हो जाएगा? देखिए, बहुत बड़े-बड़े वादे भी करना वो एक पॉलिटिकल गिमिक हो जाता है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं ओके, जाना चाहता इसलिए मैं पॉलिटिकल गिमिक नहीं बोल रहा। मैं ये कहूँगा कि ओके, मैं अपने जो भी कार्यभार मुझे सौंपा जाएगा, उसके लिए ईमानदारी और उसके लिए वो इंटेग्रिटी जो चीज़ें चाहिए वो तो मैं पालन करूँगा ही। उसके हुँ, अलावा जनता का एक एस्पिरेशन होता है आपसे और जिन लोगों को आप सेवा कर रहे होते हैं हाँ, या आप वहाँ से प्रशासन को देख रहे होते हैं, वहाँ पे उनका आपसे एक आकांक्षा बंधी होती है कि इस पद से मुझे ये सुविधाएँ चाहिए। तो अगर उस पद पे मैं बैठूँगा, तो उन सुविधाओं को प्रदान करने की कोशिश और सुचारू रूप से प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और उम्मीद है कि मैं उस पे शत प्रतिशत खरा हो पाऊँ और
गौरव नाम के साथ-साथ जस्टिस कर पाऊँ पूरे जगह को गौरवान्वित करके। ओके, तो ये पूरी मुझे लगता है कहानी थी वो पत्थर जो आज संगमरमर बना है और काफी बेहतर तरीके से चमकेगा पूरे बिहार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक गौरव आपका। आप रैंक 2 होल्डर है, मुझे लगता है बिहार की शान है, बिहार के गौरव है और नाम में पहले से गौरव जुड़ा है, तो मुझे लगता है रैंक 1 का मलाल हो या ना हो, लेकिन रैंक 2 अपने आप में बहुत विशाल है और वैश्विक है, ये मान के हमें चलना चाहिए। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है छपरा अगली मुलाकात मुझे लगता है आपसे छपरा में हो तो बहुत बेहतर होगी। मैं तो कल था बट आप कल नहीं थे और आज मैं पटना आया तो आप छपरा में चले गए, लेकिन आगे जी। मुलाकात की हम आशा रखते हैं। आगे इंटरव्यू और होंगे आपके साथ, मुझे लगता है आप ये वादा देते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं वादा देता हूँ और एक से हमेशा भला 2 होता है, तो ओके, खूबसूरत बात ये है। ठीक, थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। शुक्रिया आपका अभिनंदन बहुत जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। जल्दी बहुत छपरा में शुक्रिया। मिलेंगे, 2 भोजपुरिया बिल्कुल, प्रेम से चाय पे बैठेंगे। एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।